जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ड। दोस्तों, आज आपके रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली शाम को 6 बजे चलती है। यदि आपने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग की ये सभी क्लासेस आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रीजनिंग की जो भी क्लासेस की है उसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर से लेकर आती हूँ। इस वजह से ये सारे प्रश्न आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में n को 13 लिखा जाता है, p को 11 और t को 7। उसी तरीके से आपको अपारेंट को लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है n को क्या लिखा गया है, n को एक मिनट n को 13 लिखा जा रहा है, p को 11 लिखा जा रहा है और t को 7 लिखा जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आपको अपारेंट को लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना वर्ड। हमें इस वर्ड को कूट भाषा में चेंज करना है। यहाँ पे a होगा RENT। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि N, P और T को किस तरीके से लिखा गया है। तो देखिए, N का अपोजिट लेटर होता है M और M की प्लेस वैल्यू होती है 13। P का अपोजिट लेटर होता है, P का अपोजिट लेटर क्या होता है K। ठीक है, और K की प्लेस वैल्यू होती है 11। T का अपोजिट लेटर होता है G और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। ठीक है, N का अपोजिट लेटर M होता है, M की प्लेस वैल्यू 13 होती है। P का अपोजिट लेटर K होता है, K की प्लेस वैल्यू 11 होती है। T का अपोजिट लेटर G और G की प्लेस वैल्यू 7। यानी यहाँ पर सभी लेटर्स के अपोजिट लेटर लेके उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। सेम ट्रिक हमें यहाँ यूज़ करनी है। A का अपोजिट लेटर Z होता है, P का K होगा, यहाँ पर भी K आएगा। A का Z होगा, R का अपोजिट लेटर क्या होगा, I होगा। E का अपोजिट लेटर V होगा, N का M होगा और T का G होगा। ठीक है, अब आपको इन सभी नए लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो Z की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। Z की प्लेस वैल्यू होती है 26। फिर K और K दो बार लिखा है, K की प्लेस वैल्यू क्या होगी 11। फिर Z की प्लेस वैल्यू फिर 26, I की प्लेस वैल्यू 9, V की प्लेस वैल्यू 22। इतना हमने कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, दो लेटर बचे हैं, इसे पूरा ही लिख लेते हैं। M की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 और G की होती है 7। ठीक है, अब देखते हैं 26, 11, 11, 26, 92, 21 और 37 किस ऑप्शन में है। तो आप ध्यान दीजिए, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ये देखिए 26, 11, 11, 26, फिर 9, फिर 22, 137 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी इजी ट्रिक लगी थी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाले को आपको चूज़ करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में लिखा है NTPC, बी में CRPF, सी में भेल और डी में सेल। आपको बताना है कि इसमें अलग कौन सा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए NTPC, ऑप्शन नंबर सी वेल, ऑप्शन नंबर डी सेल, ये तीनों जो हैं भारत की नवरत्न कंपनियां हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी CRPF ये एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। ठीक है, NTPC, भेल और सेल ये सब भारत की नवरत्न कंपनियां हैं और जो बी है CRPF ये एक केंद्रीय पुलिस बल है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, इस शब्द को एक नंबर में कोट किया गया है। उसी तरीके से आपको दूसरे शब्द को भी चेंज करना है। तो हम सबसे पहले इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, ये आई है TER, इसे किस में कन्वर्ट किया गया है, इसे कन्वर्ट किया गया है 24, 29, 23 में। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं इसे दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ पे VAI थोड़ा दूर दूर करके हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको किस में चेंज किया गया है, 24, 29 और 23 में। देखिए W की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23, A की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, T की 20,
ई की 5 और आर की 18। यदि हम 23 + 1 करते हैं तो हमारा 24 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यदि हम 9 + 20 करते हैं तो हमारा 29 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 + 18 करेंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। यानी यहाँ पे सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी गई है और दो दो का जोड़ा बनाते हुए उन्हें ऐड करके लिख दिया गया है। यही हमारी ट्रिक है। सेम ट्रिक आपको दूसरे शब्द में भी यूज़ करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं अपना दूसरा शब्द। तो हमारा दूसरा वर्ड है जंपर। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, यू की 21, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, पी की 16, ई की 5 और आर की 18। अब हम 10 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31। फिर हम 13 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29। फिर हम 5 और 18 को जोड़ते हैं तो आएगा 23। यानी कि 31, 29, 23 क्या हो जाएगा 31, 29, 23 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। 31, 29, 23 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे लिखा है बॉल को ओबे, कोमा, लॉर्ड, गुल्फ में चेंज किया जाता है। उसी कूट भाषा में आपको काइट को चेंज करना है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ की गई है। सबसे पहले तो मैं इस वर्ड को नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है बॉल, इसको किस में चेंज किया गया है ओबे, ठीक है। ओबे के बाद क्या लिखा है कोमा, उसके बाद लिखा गया है लॉर्ड, फिर लास्ट में लिखा गया है गुल्फ। इसमें कैसे चेंज किया गया है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला अक्षर हमारा क्या है बी है, और इसमें बी कहाँ पर आ रहा है दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आ रहा है बी। उसके बाद देखिए दूसरा अक्षर है हमारा ए, ठीक है, और इसमें ए कहाँ पे आ रहा है चौथे नंबर पे। सेकंड वाला जो शब्द है हमारा चौथे नंबर पे आ रहा है, सेकंड वाला लेटर चौथे नंबर पे आ रहा है। तीसरा शब्द है हमारा, तीसरा लेटर है एल कहाँ पे आ रहा है पहले नंबर पे, तो जो तीसरा लेटर एल है वो पहले नंबर पे आ रहा है। फिर चौथा लेटर क्या है हमारा एल, चौथा लेटर एल कहाँ पर आ रहा है तीसरे नंबर पे, ये आ रहा है तीसरे नंबर पे। यानी यहाँ पे 2 4 1 3 ये ट्रिक यूज़ की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी लेटर्स हैं हमें जो वर्ड दिया गया है बॉल, उस बॉल में जितने भी लेटर है उन सभी लेटर की प्लेस देखनी है कि उस सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। पहले नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, ठीक है। बस वो नंबरिंग हमें यहाँ पे नोट कर लेनी है। सेम ट्रिक आपको काइट में लगानी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं KITE। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, सभी ऑप्शन में एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम आखिरी वर्ड से चेक करेंगे। ई जो है, ई हमारा आखिरी शब्द है, आखिरी लेटर है, तो हम सबसे पहले आखिरी अक्षर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एल हमारा चौथा लेटर था, आखिरी लेटर था, और एल की प्लेस क्या थी तीसरी थी, ठीक है, तीसरी थी। इस तरीके से ई की प्लेस क्या होनी चाहिए, ई की प्लेस भी तीसरी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ई की प्लेस तीसरी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है इंटर, ठीक है। वहाँ पे पेन नहीं चल पा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए में इंटर लिखा है, तो यहाँ पे ई की प्लेस क्या तीसरी है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ई की प्लेस चौथी है, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में गोट लिखा है, यहाँ पे तो ई कहीं है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में गेट लिखा है, यहाँ पे ई है लेकिन ई की प्लेस दूसरी है, तीसरी होनी चाहिए, ई टी की जगह होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं तो ऑलरेडी एक ऑप्शन बचता है, वही आपका सही होगा। फिर भी हम उसे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में GOES लिखा है, ई की प्लेस क्या है तीसरी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब हम टी की प्लेस चेक करते हैं, तो टी की प्लेस क्या होनी चाहिए पहली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी की प्लेस पहली होनी चाहिए, और यहाँ पे गोस के पहले लिखा है टेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन नहीं चला पा रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेबल। गोस के पहले टेबल लिखा है, और टेबल में टी जो है सबसे पहले नंबर पे, यानी टी की जो प्लेस है वो पहली नंबर है, ठीक है। जिस हिसाब से हमारा ई की प्लेस भी सही है और टी की प्लेस भी सही है। इतना ही चेक करना है हमें, इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इतना चेक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन जब गलत साबित हो जाते हैं तो जो ऑप्शन बचता है वही हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में एक अलग ऑप्शन है, वही चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका रिलेशन क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 3 3 6, ऑप्शन नंबर 2 है 1 2 3 6, और सी है 1 1 3,
और डी है 2439। दोस्तों यदि हम यहाँ पे लास्ट वाली संख्या को छोड़ के इनका एडिशन कर दें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। यदि हम 1 मिनट, यदि हम 2 + 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 2 8। ठीक है, यदि हम 1 + 2 + 3 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6। यदि हम 1 + 1 + 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा 3। यदि हम 2 + 4 + 3 करते हैं तो 4 3 7 और 2 9। ये देखिए इन सब का एडिशन ये हमारा चौथी संख्या है। ठीक है, स्टार्टिंग की 3 संख्याओं का एडिशन चौथी संख्या है, सब में सेम आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में गलत आ रहा है। 6 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए अलग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 14, 210 और 16, मतलब 14 और 210 के बीच में एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपको 16 का बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो 14 में हम ऐसा क्या इंटू करें कि 210 आ जाए। तो यदि हम 14 में 1 + 1 करके देखेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, और 15 को हम इंटू करते हैं तो 210 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम 16 में +1 करते हैं तो 17 आएगा, लेकिन 17 और 16 का जब इंटू करते हैं तो 272 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 272 यहाँ पे ऑप्शन में 272 किस में दिया गया, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1 मिनट। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये सरकारी कर्मचारी दिया गया है, यहाँ पे ईमानदार के लिए एक सर्कल बनाया गया है, मेहनती के लिए और बुद्धिमान के लिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए वेन आरेखों में कौन सा भाग ऐसे कर्मचारियों को दर्शाता है जो ईमानदार है और बुद्धिमान है लेकिन मेहनती नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे सरकारी कर्मचारी के लिए अलग सर्कल है, ईमानदार के लिए अलग सर्कल है, मेहनती के लिए अलग सर्कल है और बुद्धिमान के लिए अलग सर्कल है। और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो ईमानदार, आपको ऐसे सरकारी कर्मचारी खोजने हैं जो ईमानदार भी हैं और बुद्धिमान भी हैं लेकिन मेहनती नहीं है। यानी कि आपको वो लेटर खोजना है जो सरकारी कर्मचारी, ईमानदार और बुद्धिमान के अंतर्गत आ जाए लेकिन मेहनती के अंतर्गत ना आए। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो ये डायग्राम मैं इधर बना देती हूँ। यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक सर्कल हमने ये बनाया, दूसरा ये बनाया। ठीक है, और ये हमने बनाया तीसरा। ठीक है, और ये जो है सरकारी कर्मचारी के लिए कोई सर्कल नहीं है, ये है ईमानदार के लिए, ये है बुद्धिमान के लिए और ये है मेहनती के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है A, D, B, ये E, ये G, ये F और ये C। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ऐसे सरकारी कर्मचारी खोजने हैं जो ईमानदार भी हैं और बुद्धिमान भी है लेकिन मेहनती ना हो। तो ये वाला सर्कल, इस वाले सर्कल के अंदर जो लेटर आएगा हमें वो नहीं खोजना है, सिर्फ हमें इन दोनों सर्कल के अंदर जो लेटर आ रहा है वो खोजना है। तो इन दोनों सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही लेटर आ रहा है F। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ रहा है F। ठीक है, आप इस डायग्राम में भी देख लीजिए, यहाँ पे एक ही लेटर बच रहा है F। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, F इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। इनके बीच में कौन सा वेन आरेख बनेगा वो देखते हैं। तो यदि हम बहुभुज के लिए एक सर्कल बना लें तो ये बताइए बहुभुज क्या होता है, जिसकी 2 या 2 से अधिक भुजाएं होती हैं। ठीक है, जिसकी 2 या 2 से अधिक भुजाएं होती हैं वही बहुभुज कहलाता है। और चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 4। तो बहुभुज के अंदर चतुर्भुज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3। तो बहुभुज के अंदर त्रिभुज भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बहुभुज के लिए सर्कल बना लिया। बहुभुज के अंदर चतुर्भुज भी आ जाएगा और बहुभुज के अंदर त्रिभुज भी आ जाएगा, लेकिन चतुर्भुज और त्रिभुज का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारा डायग्राम ये वाला बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये बहुभुज हो गया, बहुभुज के अंदर चतुर्भुज भी आ जाएगा और त्रिभुज भी आ जाएगा। तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी तर्क के अनुसार 2 = 49 है, 8 = 225 है, तो निम्नलिखित में कौन सा 12 का मान हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2 में ऐसा क्या इंटू प्लस करें कि 49 आ जाए। ठीक है,
और 8 में ऐसा क्या प्लस इंटू माइनस करें कि 2 to 5 आ जाए। तो 2 को 49 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि हम 2 में +5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। यदि हम और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 49 क्या है, किसी का स्क्वायर है, यानी कि वर्ग संख्या है। उसी तरीके से 2 to 5 किसका स्क्वायर है, ये भी एक वर्ग संख्या है, ये 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर। तो 8 में हम क्या प्लस कर दे, 7 प्लस कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ट्रिक निकल के आई, ये जो हमारी संख्या दी गई है ये हमारी एक वर्ग संख्या है और इस वर्ग संख्या वाली संख्या को हमें यहाँ से लाना है। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है 12। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी संख्याएं दी गई हैं वो वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी कि 12 से हमें ऐसी संख्या बनानी है जो एक वर्ग संख्या के रूप में आए। तो आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो एक वर्ग संख्या है, ऑप्शन नंबर बी 400 सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो वर्ग संख्या है। तो 12 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि उसका स्क्वायर 400 होना चाहिए। तो 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। तो 12 में हमें क्या प्लस करना है, 8 प्लस करना है। 12 और 8 कितना होता है, 20। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आखिरी प्रश्न है कि दिए गए कथनों में आपको एक कथन दिया गया है, एक कंक्लूज़न दिया गया है। कथन को पढ़ते हुए अपना डायग्राम बनाना है और कंक्लूज़न को पढ़कर आंसर देना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ये कहता है कि सभी मोबाइल घड़ियां हैं। ठीक है, सभी मोबाइल क्या है, मोबाइल, सभी मोबाइल क्या है, घड़ियां हैं। सभी मोबाइल घड़ी हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि कुछ घड़ियाँ पुस्तकें नहीं हैं। ठीक है, कुछ घड़ियाँ, यहाँ पे हमने पुस्तकों के लिए ये बना लिया, कुछ घड़ियाँ क्या है, पुस्तकें नहीं हैं। अब हमारा कंक्लूज़न क्या कहता है, कुछ मोबाइल घड़ियाँ हैं। देखिए सभी मोबाइल घड़ियाँ हैं। ठीक है, तो क्या कुछ मोबाइल घड़ियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकता है। जैसे सभी मोबाइल घड़ियाँ हैं तो कुछ मोबाइल भी घड़ियाँ हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मतलब कंक्लूज़न नंबर 1 बिल्कुल सही है। कंक्लूज़न 2 कहता है कि सभी मोबाइल पुस्तकें हैं। तो क्या सभी मोबाइल पुस्तकें हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट साफ साफ ये कह रहा है कि सभी मोबाइल तो घड़ियाँ हैं लेकिन कुछ घड़ियाँ पुस्तकें नहीं हैं। यानी पुस्तकों का रिलेशन न तो घड़ियाँ से है न तो मोबाइल से है। इसीलिए जो कंक्लूज़न नंबर 2 ये कहता है कि सभी मोबाइल पुस्तकें हैं, ये बिल्कुल गलत है। कंक्लूज़न नंबर 2 बिल्कुल गलत है। यहाँ से हमारा कंक्लूज़न नंबर 1 सही हो गया, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। चलिए, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।